तरीके से जो है यहाँ पे कहा कि जी हम जो है इंडिया में जो है हम डुअल जीएसटी मॉडल ही ऑप्ट कर लेते हैं ताकि स्टेट जो है इसको अप्रूवल दे दें और स्टेट जो है उसको प्रॉब्लम ना हो, उसका जो रेवेन्यू है वो टोटली सिक्योर है। और साथ में कंपनसेशन भी बना दिया है कि कंपनसेशन अगर फिर भी अगर किसी को लॉस होता है तो कंपनसेशन एक्ट को लेवी करके जो है वहाँ से उसको भरपाई कर लेंगे। तो इसके बाद हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द कंट्री फॉलो यूनिफाइड जीएसटी, सिंगल टैक्स रेट है वहाँ पे, सिंगल सिंगल टैक्स है जीएसटी, कोई आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का चक्कर नहीं, सीधा जीएसटी। ठीक है। इसके बाद ऑल थ्रू आउट द कंट्री हाउएवर फेडरल पॉलिटीज लाइक ब्राजील, कनाडा, इस तरीके की कुछ कंट्रीज हैं, ब्राजील, कनाडा, ये लोग डुअल सिस्टम मॉडल पे ही, जैसे इंडिया ने जो ऑप्ट किया हुआ है इसी तरीके का वहाँ पे भी सिस्टम है। वहाँ पे भी डुअल सिस्टम मॉडल है, वहाँ पे भी इसी तरीके से पार्ट हो जाता है किस ट्रांजेक्शन्स में जो है इस तरीके से अलग अलग टैक्सेशन लगते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो ये डुअल मॉडल सिस्टम जो है बहुत रेयर कंट्रीज ने ऑप्ट किया हुआ है, ब्राजील, कनाडा, इस तरीके की। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे यूनिफाइड, वहाँ पे तो जीएसटी रेट भी 10% के हिसाब से जो है, चाहे आप गुड्स बेचो चाहे आप सर्विसेज दो, सीधा सीधा वहाँ पे जो है 10% का ही है। वहाँ पे कोई एचएसएन वैसन का चक्कर नहीं, क्योंकि हर एचएसएन का एक ही मोस्टली एक ही रेट होता है। तो सीधा सीधा वैल्यू डाली, जीएसटी लगाया और सप्लाई हो। तो ईज़ी जो है यूनिफाइड है, लेकिन यहाँ पे जो है कई कंट्रीज़ को, कई स्टेट्स को जो है रिस्क ना हो, इसलिए जो है वहाँ पे कई कंट्रीज़ ने डुअल मॉडल पे भी ऑप्ट किया है। इस प्रिवेल्ड अंडर डुअल सिस्टम, जीएसटी इज लेवी बोथ द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जहाँ पे फेडरल माने माने कि स्टेट गवर्नमेंट और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की दोनों जो है इम्पोज करेंगे अपनी अपनी लेवी, जो उनकी लेवी बनेगी। अब लेवी किस तरीके से बाँटी हुई है, हमने वो हमें प्रैक्टिकली पता है कि इंटर स्टेट होता है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है, और जो सॉरी इंट्रा स्टेट होता है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लग जाता है, और इंटर स्टेट मूवमेंट होती है तो उसमें आईजीएसटी लगा देते हैं। वो हम जब चैप्टर कवर करेंगे आईजीएसटी के चैप्टर सेक्शंस में वो मेंशन करा गया है कि कौन सी ट्रांजैक्शन को हम इंटर मानेंगे, कौन सी ट्रांजैक्शन को हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। तो वो आईजीएसटी के पार्ट में है, उसको हम कवर करेंगे सेपरेटली। अभी यहाँ पे हम पावर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने डुअल मॉडल सिस्टम ऑप्ट किया है, वहाँ पे जो है सेंट्रल के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है जीएसटी लेवी की। इंडिया इज अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फेडरल नेचर, क्योंकि हर एक यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अलग अलग गवर्नमेंट है, स्टेट वाइज गवर्नमेंट अलग अलग है, तो वहाँ पे जो है इसलिए जो है यहाँ पे डुअल जीएसटी मॉडल जो है लाया गया है। इंडिया एस्टेब्लिश डुअल जीएसटी मॉडल इन 2017 व्हिच इज द बिगेस्ट रिफॉर्म इन द कंट्री टैक्स स्ट्रक्चर इन रिकॉर्ड्स। इतने पुराने टाइम से इस तरीके का चेंज लाना बहुत ही जो है मेजर, बहुत ही बिगेस्ट रिफॉर्म है। The main objective of incorporation of GST was to eliminate tax on tax. टैक्स ऑन टैक्स क्या होता है, डबल टैक्सेशन क्या होता है, हम लास्ट उसमें डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा एक्साइज के ऊपर वैट लग रहा है, कहीं पे जो है सॉफ्टवेयर जो है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि ये गुड्स है या सर्विसेज है, वहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए जो है जीएसटी को, विच कास्केड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग लेवल टू कंजम्पशन लेवल, किस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग आगे आगे कैसे कैसे उसका पास ऑन होगा, कौन कैसे उसको अपना क्रेडिट को फ्लो करेगा, एंड कंज्यूमर में उसका बर्डन कैसे पड़ेगा, वो हम आगे एक एग्जांपल, अभी हम एग्जांपल करने जाएंगे। अभी हम इसके बाद एग्जांपल करेंगे, वहां पे हम देखेंगे किस तरीके से जो है फ्लो मूव करेगा। अब टैक्स कौन से सब्सिड्यूम हुए हैं वो देख लेते हैं। सेंट्रल टैक्स में, अगर सेंट्रल लेवी में, अगर मतलब हम सेंट्रल की अगर बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूनियन लिस्ट की बात कर रहे हैं। अब हम थोड़ा-सा इसके बारे में लिख सकते हैं यूनियन लिस्ट, क्योंकि हमने रेफर इसको करा हुआ है। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल एक्साइज हट गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हट गया, सर्विस टैक्स हट गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी हट गया, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये कुछ हैं। इसके अलावा जो डिटेल है वो अभी हम करेंगे। ये जो मेजर जो हमारे मेनली जो है टैक्सेशन में कवरेज होती है उसकी बात करें, जहाँ पे सेंट्रल एक्साइज जो सीजीएसटी एक्ट की अगर हम कहें, जो कि तब्दील हो गया सीजीएसटी एक्ट में, इसको कंज्यूम किसने कर दिया, सीजीएसटी एक्ट में कंज्यूम हो गया ये, क्योंकि इसका रेवेन्यू जो है वो कहाँ पे आएगा, मोस्टली सेंट्रल सीजीएसटी उसमें आएगा। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेसेस, ये सारे जो है कंज्यूम करके
सीजीएसटी एक्ट के पार्ट हो जाएंगे। और अगर हम स्टेट की लेवी की बात करें तो वैल्यू एडेड टैक्स या सीएसटी, सीएसटी जो है यहाँ पे सीएसटी लिखा हुआ है, हमने जब सीएसटी पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही थी, क्योंकि इसका जो है कलेक्शन जो होता है वो स्टेट के पास ही रहता है। इसका जो कलेक्शन होता है, क्योंकि दो प्रिंसिपल होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। दो प्रिंसिपल चलते हैं। एक होता है ओबीसी, एक होता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस नहीं, ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ओरिजिन बेस्ड कलेक्शन कह सकते हैं इसको। एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड कलेक्शन, डेस्टिनेशन, इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, ओरिजिन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड। ओरिजिन बेस्ड होता है जहां पे जिस स्टेट से उसका ओरिजिन हो रहा है, मतलब जिस स्टेट से सप्लाई हो रही है उस स्टेट को उसका रेवेन्यू मिलेगा। समझ आया? दिल्ली से सप्लाई हो रही है हरियाणा में, तो उसको जो उसमें जो टैक्स लगेगा वो दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा। वाइस वर्सा अगर हम डेस्टिनेशन की बात करें तो डेस्टिनेशन मतलब जहां वो कंज्यूम हो रहा है, दिल्ली से सप्लाई करी हरियाणा में, डेस्टिनेशन के हिसाब से जहां उसकी डेस्टिनेशन है, जहां वो कंज्यूम हो रहा है, उस गवर्नमेंट को उसका बेनिफिट मिलेगा। दोनों में ये फर्क था। तो इस तरीके का एक्चुअली जो पहले जो प्रिंसिपल था, जैसे वैट था, वैट हमारा ओरिजिन बेस पे लगता था। अगर दिल्ली से हरियाणा ट्रांसफर करा तो सीएसटी लगेगा, लेकिन सीएसटी का जो रेवेन्यू है वो दिल्ली गवर्नमेंट को चला जाता था, इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट उसका क्रेडिट नहीं देती। हमने एग्जाम्पल भी लिया था ना, उसका क्रेडिट नहीं दे रही थी। क्रेडिट क्यों नहीं दे रही थी? वहां पे हरियाणा गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि वो टैक्स तो आपने केजरीवाल को दिया है। याद है? अगर कल की उसमें परसों के डिस्कशन में याद हो तो वहां पे वो क्रेडिट क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि वो ओरिजिन बेस पे था, जहां पे ओरिजिन, जहां से ओरिजिन होगा उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था। डेस्टिनेशन बेस होता है जहां पे कंजम्पशन है, वहां पे उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो ये जो जीएसटी है इसको याद कर लेते हैं, जीएसटी जो है हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड है। जीएसटी जो है हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड है, जहां पे वो लेवी हो जाएगा वहां पे उसको क्रेडिट मिल जाएगा। और जैसे कि हमें पता है कि अगर मूवमेंट हो रही है तो हरियाणा वाला भी ऐसे में वो क्रेडिट मिल जाता है ना, हमें क्रेडिट मिल जाता है। यहाँ पे हम डेस्टिनेशन बेस्ड देखते हैं, वहां पे हम ओरिजिन बेस्ड देखते थे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखना जरूरी है, डेस्टिनेशन बेस्ड क्या होता है, ओरिजिन बेस्ड क्या होता है। इसलिए यहाँ पे जो है, यहाँ जो यूनियन, यहाँ पे जो स्टेट लेवी थी, यहाँ पे जो स्टेट लेवी थी, ये सारी स्टेट स्टेट लिस्ट की जो आइटम थी, ये स्टेट लिस्ट की आइटम भी, ये स्टेट लिस्ट की आइटम जो है ये भी जो है इसमें सीएसटी इसलिए आता था क्योंकि ये ओरिजिन बेस्ड, ओरिजिन बेस से कंपेयर कर पा रहे हो तो समझ आ रहा होगा। ओरिजिन बेस के पास उसका रेवेन्यू कलेक्शन होता था, इसलिए ये स्टेट लिस्ट का पार्ट था। ठीक है? वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट ड्यूटी लगती थी, एक ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स हुआ करता था, एक परचेज टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था। ये सारे टैक्सेस लगते थे, नाम जस्ट एक हिंट के लिए रख लो, और इसको जो है खत्म कर दिया गया। स्टेट में वही सारी चीजें लिखी हैं, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स था, खत्म कर दिया। सीएसटी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, रीजन क्या था, ओरिजिन बेस का रीजन था। स्टेट लिस्ट पे इसकी कलेक्शन होती थी, लेवी बाय द सेंट्रल, कलेक्टेड बाय द स्टेट, यहाँ लिखा भी हुआ है कलेक्टेड बाय द स्टेट, इसके जो रेवेन्यू है वो स्टेट को मिल जाता था। ठीक है? अब हम अगला देखें, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स लगता था, परचेज टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग में भी जो है टैक्सेस, ये भी जो है इनके ऊपर भी टैक्सेस काफी हाई रेट पे जो है टैक्स लगता है। तो यहाँ इनके ऊपर भी टैक्सेस लगता है, स्टेट इम्पोज करती है। अब कंप्लीट लिस्ट देखें अगर हम, तो कंप्लीट लिस्ट अगर हम पहले हम जो है सीजीएसटी की बात करें, जो अगर सेंट्रल लेवी की बात करें, मतलब ये जो है ये यूनियन लिस्ट की बात करें, ये यूनियन लिस्ट से कौन कौन से हटे हैं, तो यूनियन लिस्ट से हमारा सेंट्रल एक्साइज हट गया, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, कुछ इनके इनमें अलग से एक्साइज लगता था, कुछ आइटम्स में फिनाइल्स हो गए, कुछ मेडिकल डिटॉल्स वगैरह हो गए, इनमें अलग से एक्साइज ड्यूटी के अलग से प्रोविजंस थे, वो भी जो है हटा दिए गए। एडिशनल ड्यूटी एंड एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस, तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी अलग सी आइटम्स थी जिनके ऊपर अलग से लेवी होती थी, वो सारी भी यहाँ पे कवर करी गई। ठीक है? इसकी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या क्या इनका नाम जो है जरूर याद रखो। और इसके अलावा एडिशनल ड्यूटीज,
एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सरचार्ज, सेस, so far as they may be they relate to the supply of goods। तो इस तरीके का जो भी सेंट्रल का लेवी था, जो भी यूनियन का लेवी था, वहां पे जो है एक तरीके से जो है उनको जो है इनकी 8 आइटम को जो है एक तरीके से जीएसटी में तब्दील कर दिया। जीएसटी अब ये हट के इसकी जगह क्या लगेगा, ये नहीं है कि ये नहीं ये हटा दिया तो अब कुछ नहीं, रेवेन्यू तो चाहिए। तो ये इस तरीके की इनकी जो ट्रांजैक्शन होगी, इसकी ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मनीषा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्ट्रॉय ऑक्ट्रॉय कौन सा टैक्स होता है। ऑक्ट्रॉय बेसिकली उस पे लगता था जब मूवमेंट ऑफ गुड्स के केसेस में, जहाँ पे फ्रेट होता था ना, फ्रेट के ऊपर जो है टैक्स लिया जाता था ऑक्ट्रॉय के नाम से, तो वहां पे उस चीज को भी हटा दिया गया है। जैसे कि अब जब हम सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 7 सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो सेक्शन 7 में हम देखेंगे कि वहां पे वैल्यू में जो भी उससे रिलेटेड जो खर्च, इंसिडेंटल खर्चे जो होते हैं, वो वैल्यू में ही इंक्लूड कर दिए जाते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। तो इसलिए पुराने चीज को हटाया और नए उसको जो है जीएसटी में ही सेक्शन 7 में डाल दिया गया कि इससे जो इंसिडेंटल खर्चे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ये सारे खर्चे में भी उनको भी उस पे ऊपर भी जीएसटी लगेगा, वो भी जो है वैल्यू का पार्ट होगा। ठीक है, तो वहां पे वो चीज लिखी हुई है। ठीक है, ऑक्ट्रॉय जो था इसलिए हटा दिया, अब वो ट्रांसपोर्टेशन के केस में ऑक्ट्रॉय वगैरह नहीं लगेगा। स्टेट लेवी की बात करें तो स्टेट वैट, सीएसटी, सीएसटी कंफ्यूजन अब नहीं होगी, अब तो समझ आ गया होगा। लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट एंड एज्यूममेंट टैक्स एक्सेप्ट व्हेन लेवी बाय द लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी अभी लगा सकती है इस पे टैक्सेस, लेकिन एमसीडी वगैरह ने अगर कोई एंटरटेनमेंट एज्यूममेंट टैक्सेस वगैरह लगाने हैं वो इम्पोज कर सकती है, अदरवाइज स्टेट लेवी जो है हट गई है। एडवर्टाइजमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, स्टेट सरचार्ज एंड सेस। जो यहाँ पे क्या था, फर्क क्या था, यहाँ पे सेंट्रल लगा रही थी, जो सरचार्ज एंड सेसेस थे, जो जो सेंट्रल लगा रही है वो हटा दिए गए, और जो स्टेट लगाती थी वो भी उसमें हटा दिए गए। तो इस तरीके से जो है इसमें चेंजेस करे गए, स्टेट वाले भी हटा दिए। ठीक है, क्योंकि अब सेस का अलग से एक्ट, मैंने बताया ना कि एक स्टेट वाला एक्ट भी था, हमने यहाँ पे देखा भी था कि स्टेट वाला एक्ट भी, कंपनसेशन सेस भी जो है अलग से जो है यहाँ पे पास कराया गया। हाँ, चला गया। यहाँ पे हमने कंपनसेशन सेस भी देखा था, कंपनसेशन सेस एक्ट ये था ना। ठीक है, अब अगला आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 17 टैक्स जो है हमारे सब्सिड्यूम होके जो है वो बन गए। मनीषा एक बार वर्बली पूछ लो, क्योंकि चैट बॉक्स ना साथ साथ देखने में ऐसे डिस्टरबेंस हो रही है। वर्बली अनम्यूट करके पूछ लो, वो सही रहेगा। सरचार्ज और सेस में क्या डिफरेंस होता है? ये सरचार्ज और सेस के लिए ऐसा है ना, इसकी अलग अलग लेवी है, इसकी अलग अलग लिमिट्स होती थी। सेस जो है स्पेसिफिक केस में जाता है, और सरचार्ज जो है वो लिमिट के हिसाब से होता है। जैसे इनकम टैक्स में भी कई केसेस में सरचार्ज लगता है, उसकी भी लिमिट्स हैं। अगर जैसे करोड्स में इसमें लिमिट आती है, अगर उस लिमिट पे इनकम फॉल करती है तो अलग से सरचार्ज लगता है, फिर एजुकेशन सेस लगता है उस पर। तो ऐसे सेस जो होता है वो अलग वो होता है स्पेसिफिक सिनेरियो के ऊपर। जैसे केरला फ्लड, जैसे केरल में फ्लड आई थी तो केरल फ्लड सेस इंट्रोड्यूस करा गया था, तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। दोनों में फर्क होता है, दोनों के पर्पसेस अलग अलग होते हैं। और इसमें ना चैट बॉक्स में मत लिखो, बीच बीच में ये हाईलाइट हो रहा है ना, तो ये स्क्रीन वो हो जा रही है। उस वैसे पूछ लो वर्बली, कोई दिक्कत नहीं है। GST Council shall make recommendation to the Union and State on the taxes, cess and surcharge levied by the states, सेंट्रल एंड लोकल अथॉरिटीज। कुछ जो है लोकल अथॉरिटीज को यहाँ पे एग्जिस्टिंग पावर रखी गई है, कुछ जो है उनकी पावर को जीएसटी में तब्दील कर दिया। मतलब ये सारे के सारे जो ऊपर हमने देखे, ये सारे सिनेरियो होंगे तो टैक्स लगेगा, ये नहीं है टैक्स लगेगा टैक्स हट गया, बस वो टैक्स का फॉर्म चेंज हो गया। अब जो पहले लगता था वो एज अ अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्स लगाती थी अलग अलग नाम से। अगर पहले उस पे कोई उसको एंटरटेनमेंट टैक्स कहता था, कुछ उसको एंट्री टैक्स कहता था, लग्जरी टैक्स कहता था, क्योंकि उसकी जो है ना, उसका जो जिस तरीके का वो टैक्स होता था उस तरीके का उसका नाम था। लेकिन अब ये सारी ट्रांजेक्शन वैसी की वैसी ही रहेंगी, लेकिन उसमें भी जीएसटी जो है लगेगा। राइट, आप देखते हैं फीचर्स के बारे में। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड डोमेस्टिकली फॉर कंजम्पशन। राइट, इसमें किस में लगना है? जब अगर हम जीएसटी की डेफिनेशन देखें ना, तो कौन आर्टिकल में ही जीएसटी
जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे उसमें आर्टिकल जो अमेंड करे गए उसमें आर्टिकल इंट्रोड्यूस करा गया आर्टिकल 366(12)A जो डेफिनेशन बताता है जीएसटी की। जीएसटी मीन्स वहां पे कहता है वो जीएसटी मीन्स टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ये हमें एक एक वर्ड का जो है ना इसमें इंपॉर्टेंस है। जीएसटी मीन्स टैक्स, टैक्स लगेगा ऑन सप्लाई, सप्लाई होगी तो लगेगा, सप्लाई सेक्शन 7 हम रेफर करेंगे। ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ, या तो गुड्स हो, गुड्स की सप्लाई हो तो लगेगा, गुड्स सर्विसेज की सप्लाई हो तो लगेगा, या फिर दोनों, दोनों की गुड्स और सर्विसेज दोनों की भी सप्लाई हो सकती है। तो ऐसे केसेस में मतलब एसी सेल किया साथ में उसकी इंस्टॉलेशन भी है, मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, तो ऐसे केसेस में वो भी कवर होगा। उसमें लास्ट में साथ में लिखा गया एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये उसमें डेफिनेशन पार्ट में डाला गया। वो हम कल जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे वहां पे डेफिनेशन में कवर करेंगे कि उसकी क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पे भी ये जस्ट यही चीज लिखी गई है कि जीएसटी इज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड डोमेस्टिकली फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए यूज होगा। इसमें जो एक्सेप्शन है अल्कोहलिक लिकर की वो हम कल डिस्कस करेंगे। टैक्स इज इंक्लूडेड इन द फाइनल प्राइस पेड बाय द कस्टमर एट द पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है ना। जो 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए की सेल करेगा सपोज, उसके ऊपर जो है वो जीएसटी लग जाएगा। पेड बाय द कस्टमर उसको पे कर देगा एट द पॉइंट ऑफ सेल, पास टू द गवर्नमेंट, जो जीएसटी लगेगा वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा सेलर, ठीक है। जीएसटी इज अ कॉमन टैक्स यूज बाय द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री ग्लोबली। अभी हमने डिस्कस किया कि ऊपर 160 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज ने जो है इसको ऑप्ट कर लिया। जीएसटी इज यूजुअली टैक्स एट अ सिंगल रेट अक्रॉस द नेशन, सिंगल रेट लगेगा। अभी हम रेट की जब बात करेंगे ना, सेक्शन 9 बात करता है कि किस तरीके से, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बात करेगा कि किस तरीके से उसमें मैक्सिमम रेट की जो है उसमें कवरेज लगाई गई है। क्या रेट है जब हम सेक्शन रेफर करेंगे वहां पे हम देखेंगे, क्योंकि एक एक चीज ना हम यही जड़ यही है, और जो हम डिटेल देखेंगे अगर ये क्लियर है तो वहां पे आप रिलेट कर सकोगे। इज अ इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है उसमें जीएसटी लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। सप्लाई होनी चाहिए, गुड्स होना चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए, ये हर एक का अपना अपनी डेफिनेशन है। बिजनेस एड ऑन जीएसटी टू प्राइस add GST to the price of the product and customer who buy the product pay the sales value inclusive of GST। ये सारी नॉर्मल चीजें लिखी हुई है। जो सेल करेगा वो जीएसटी चार्ज करेगा, सामने वाला बायर उसको पे करेगा, और जो है सेलर मतलब सप्लायर जो है वो जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगा। और इसके बाद हमने यहाँ जो बात करी वही सारी बातें हैं कि जीएसटी यूनिफाइड सिस्टम है, यूनिफाइड सिस्टम था, और एक दूसरा कौन सा था, डुअल जीएसटी मॉडल था। हमारी कंट्री ने कौन सा, यहाँ पे वही सारी बातें हैं, कनाडा एंड ब्राजील ने जीएसटी मॉडल ऑप्ट किया, ठीक है। फ्रांस पहली कंट्री थी। एस्टिमेटेड 160 कंट्री से ज्यादा जो है ने जो है ये मॉडल ऑप्ट किया हुआ है। डुअल जीएसटी मॉडल क्या है? डुअल जीएसटी मॉडल हमने हल्का, वैसे हमें पता है लेकिन एक बार नजर मारते हैं। जहाँ पे स्टेट, सेंट्रल, आईजीएसटी 3 टैक्स है। जहाँ पे स्टेट टैक्स जो है कलेक्ट करेगी, कौन करेगी? स्टेट टैक्स किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को एश्योर होना था। और ये जो है सीजीएसटी किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और आईजीएसटी किसके पास जाएगा? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। ये किस पे लगेगा? आईजीएसटी, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे ये दो तीन चीजें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी जरूरी है, ठीक है। कहाँ जंप कर गया ये? इसके बाद सीजीएसटी एक्ट 2017, कौन सा एक्ट बनेगा? सीजीएसटी एक्ट 2017। सीजीएसटी लेवी एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रेवेन्यू किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रहेगा? किसके पास रेवेन्यू जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के पास, ठीक है। इसके लिए कौन सा ज्यादा विद लेजिस्लेशन वाले कौन से थे? जिसके लिए, जिसका अपना संविधान है, वो कौन कौन से थे? हमने देखा दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पौंडीचेरी, ये तीनों ऐसे हैं जिनका अपना संविधान है। ऑन इंट्रा स्टेट, कौन सी सप्लाई पे एसजीएसटी लगता है? इंट्रा स्टेट, है ना, सेम स्टेट के अंदर जो है सीजीएसटी एसजीएसटी। अब यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी जोन से, यूटीजीएसटी किस पे लगेगा? जोन से स्टेट, या फिर जोन सी जोन सी यूनियन टेरिटरी की स्टेट लेजिस्लेशन नहीं है, वो क्या लगाएंगी? यूटीजीएसटी। ये वो ये लिखा हुआ है कि विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर जो है
वो क्या लगाएंगी ऑन देयर इंट्रा स्टेट, तो वो सारी क्या लगाएंगी जो है यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी। उसकी ट्रांजेक्शन में क्या लगेगा यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी, जैसे एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी लगाते हैं वैसे यूटीजीएसटी। तो अभी करंटली अगर हम देखें तो हमारी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी बनती है, जिसमें दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर हमने देखा इनका लेजिस्लेशन है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, तो ये सारी बातें यहाँ पे अलग से लिखी भी हुई है, ठीक है। और विदाउट लेजिस्लेशन वाली, और 8 में से 3 घट गई तो 5 जो है विदाउट लेजिस्लेशन वाली रह गई। तो ये 3 हट गई ना, 1, 2 और 3 जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों हट गई 8 में से। 8 टोटल हमारी यूनियन टेरिटरी बनती है, तो 8 में से 3 हट के और 5 कौन सी बच गई, 5 जिन पे यूटीजीएसटी लगना है, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। पहले ये 2 अलग अलग यूटी थी, इन दोनों को अब कंबाइन एक ही यूटी कैटेगरी में डाल दिया गया, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। पहले ये दोनों अलग अलग थी, और लद्दाख को जो है अलग से यूटी बना दिया गया है। पहले ये जो थी वो अलग से नहीं थी, ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट ही था, इसको अब अलग से जो है यूटी बना दिया गया है। अंडमान एंड निकोबार और चंडीगढ़, ये 5 जो बच रही हैं जिनमें लेजिस्लेशन विदाउट लेजिस्लेचर जो है, ठीक है। ये जो है विदाउट लेजिस्लेचर वाली 5 बच गई 8 में से, और जो 3 है वो स्टेट में तब्दील हो गई। तो स्टेट कितनी हो गई 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 31 जो है स्टेट, उस पे लगेगा एसजीएसटी, 5 पे क्या लगेगा यूटीजीएसटी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। अब कोई ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि हमने देखा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की मूवमेंट होगी, तो गवर्नमेंट किस तरीके से उसका रेवेन्यू उसको कैसे मिलेगा। अब हमने देखा ना सारी चीजें रेवेन्यू का थी कि रेवेन्यू लॉस ना हो, तो रेवेन्यू लॉस ना हो तो रेवेन्यू मिलेगा कैसे, रेवेन्यू मिलेगा कैसे ये देखने के लिए हमने देखा कि दिल्ली से हरियाणा की सप्लाई हुई थी, तो क्या मिलना था आईजीएसटी लगेगा। रेवेन्यू किसको मिलना था, हरियाणा गवर्नमेंट को। डेस्टिनेशन बेस्ड था, इतना याद है ना, अब जीएसटी मॉडल इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। पहले वैट जो था वो ओरिजिन था, इसलिए जो है ओरिजिन, इसलिए जो है दूसरी कंट्री उसका क्रेडिट नहीं दूसरा स्टेट उसका क्रेडिट नहीं देता था। रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए, अगर रीजनिंग है तो ये जीएसटी वगैरह में दिक्कत नहीं है, रीजनिंग में ही टाइम लगता है। अब हमने देख लिया कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, क्रेडिट मिल जाता है इसलिए हमें, और क्रेडिट तब मिलेगा जब उस गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा, उसका उस ट्रांजैक्शन का पैसा मिल जाएगा। और वो पैसे किस तरीके से मिलेंगे एग्जांपल से समझेंगे। ये एक ट्रांजैक्शन को हम देखेंगे, इसी तरीके की ट्रांजैक्शन जो है हर बार होती है, और उनके बैकएंड पे जो है ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, और इसी हिसाब से वो अपना रेवेन्यू कलेक्शन जो है डिसाइड करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जहाँ पे हम मानते हैं कि 10,000 की मैन्युफैक्चरिंग ए ने जो है फ्रॉम महाराष्ट्र डीलर बी को बेची महाराष्ट्र, दोनों के दोनों जो है महाराष्ट्र में, ठीक है। डीलर बी रीसेल देम टू ट्रेडर्स सी इन राजस्थान 17,500 की, 10,000 की जो है ए ने बी को बेची 10,000 की, और बी ने सी को बेची 17,500 की राजस्थान में। और ए और बी जो है वो महाराष्ट्र में है, और जो सी जो है वो राजस्थान में। तो इस पिक्चर को एक बार हम ड्रॉ करके समझते हैं, ताकि हमें इजीली ये चीज समझ आए कि किस तरीके से इसकी मूवमेंट जो है चल रही है। तो इसकी मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बैकग्राउंड में इतनी इतनी चीजें होती हैं, हम रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन पीछे जो है ये वहाँ पे कौन कौन से स्टेट थे, महाराष्ट्र था ना, महाराष्ट्र, और एक दूसरा स्टेट था हमारा राजस्थान, राजस्थान। तो ट्रेडर ए और बी जो थे, ए ने बी को सेल किया, दोनों के दोनों जो थे महाराष्ट्र में, और यहाँ से इसने सी को सेल किया, ये जो है राजस्थान में। ये बॉर्डर हो गया, ठीक है ना, बॉर्डर को जो है ज़्यादा हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारा बॉर्डर हो गया। अब देखते हैं स्टेट का किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन मिलेगा, किस कौन से स्टेट को मिलना है। तो यहाँ पे इसने कहा कि यहाँ से इसने 10 इसको सप्लाई करी, इसने इसको 10,000 की सप्लाई करी, और इसने इसको कितने की सप्लाई करी थी, 17,500 की सप्लाई करी, यही था। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है वो, आगे कहता है सपोज द एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर द गुड्स इज 9%, ठीक है। 9% जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहा है वो 9% पे फॉल करता है, क्योंकि 9% इसलिए कह रहा है क्योंकि सेम महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में कर रहा है ना अभी, तो 9% लगाएगा, और आईजीएसटी में 18 लगाएगा। प्रोडक्ट का एचएसएन तो सेम ही होगा, तो 18 ही लगेगा।
तो सिंस ए इज सेलिंग टू बी इन महाराष्ट्र इट इज इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, प्रैक्टिकली हम सबको ये चीजें पता हैं, तो इसलिए हम कोरिलेट कर सकते हैं। इंट्रा स्टेट है तो क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा 9%। और बी डीलर बी जब महाराष्ट्र जो ट्रेडर सी को सेल कर रहा है राजस्थान में, वो इंटर स्टेट हो गई, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा 18%। ट्रेडर सी इन राजस्थान सेल टू एंड यूजर, यहाँ पे क्या लिखा है, एंड यूजर। ये वर्ड भी देखो, हमने जो स्टार्टिंग में देखा था ना कि उसका बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स का किस पे पड़ता है, एंड यूजर पे। तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिलेगी उसकी कि एंड यूजर पे बर्डन किस तरीके से पड़ता है। तो एंड यूजर कौन है, मिस्टर टी, वो को कहाँ है, वो भी राजस्थान में। तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं कि एंड यूजर हमारा, एंड यूजर को किस तरीके से जो है इसका, अब सी जो है ये आगे सेल कर रहा है डी को, और डी जो है ये मान लेते हैं, इसको हम कह देते हैं कस्टमर, ये कस्टमर है। ठीक है, ये मान लो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन ये मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, ये ट्रेडर है, ट्रेडर वन, ये ट्रेडर टू है। ठीक है, और ये कस्टमर, ये ओप्पो, ओप्पो है ये। तो ओप्पो ने बनाया, ठीक है, ट्रेडर वन को बेचा। ठीक है, ट्रेडर वन की शॉप है और ट्रेडर टू की भी शॉप है। ठीक है, इसने इसको 10,000 का बेचा, इसने इसको 17,500 का बेचा, और ये आगे अपना रेवेन्यू ऐड करके इसको बेचा। तो ये क्या लगाएगा इसके ऊपर, 9%, 9%, 9% क्या लगाएगा, ये सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी लगाएगा। कितना आ गया, 900 रुपये सीजीएसटी लगा दिया, 900 रुपये एसजीएसटी लगा दिया। कितना आ गया, 11,800 का इसने इसको बिल दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 17,500 के ऊपर क्या लगाएगा, आईजीएसटी 18%। कितना होता है, एक बार किसी के पास कैलसी है तो एक बार बता दो। एक मिनट, एग्जाम्पल में लिखा था शायद। कितना बनेगा ये, कितना बनता है, 3,150। 3150, हाँ 3150, ये बनेगा 3150। टोटल इसका आ गया हमारे पास 650, 20,650 रुपये का ये आगे इसको बिल दे दो। ठीक है, अब हमें ये देखना है, हमें ये तो ट्रांजेक्शन हमें पता है, हमें इसका रेवेन्यू शेयरिंग देखनी है कि यहाँ से जब ए से बिल बी को गया था, ठीक है, ये महाराष्ट्र में था ये स्टेट, राइट, और ये था राजस्थान, दो स्टेट की अभी हम देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसमें क्या मिलेगा, यहाँ लिखेंगे एम गवर्नमेंट, इसमें एम गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, सीजीएसटी कितने का मिल गया, 900 रुपये का। और सॉरी, ये तो सेंट्रल को मिलेगा एसजीएसटी, यहाँ एसजीएसटी इसको मिलेगा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे राजस्थान गवर्नमेंट, और यहाँ हम लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, सेंट्रल, जब हम सीजीएसटी लगा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिल गया, 900 रुपये। ठीक है, अलग से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का बना दिया। इस ट्रांजेक्शन में, पहली ट्रांजेक्शन जो हुई ए टू बी, उसमें ये शेयरिंग रहा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल गया 900 रुपये, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया जो है 900 रुपये। सेकेंड ट्रांजेक्शन बी टू सी में आईजीएसटी लगाया, 3150 रुपये का आईजीएसटी लगाया। अब जो है यहाँ पे इस केस में क्या था, बी ने पे किया होगा, बी ने पे कर दिया होगा 900 रुपये। अब जब बी ने सी को सेल किया तो 3150 इसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। इसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी, अब ये क्या करेगा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इसकी, इसमें से ये क्रेडिट ले लेगा। क्या इसको क्रेडिट मिल जाएगा, इसकी आईजीएसटी में से पहले क्या सेटअप होता है, सीजीएसटी, तो सीजीएसटी 900 रुपये का क्रेडिट मिल जाएगा, 900 रुपये का क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, 900 रुपये का क्रेडिट मिल जाएगा। आईजीएसटी की लाइबिलिटी है, एसजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा, ये सीजीएसटी, ये एसजीएसटी, क्रेडिट मिल जाएगा, मिल जाएगा, आईजीएसटी में मिल जाता है। 1800 रुपये लेस हो गए, कितना बच गया, ये 50, 18 कितने हो गया ये, कितना बच गया ये, 1350, 1800 लेस 1350। 1350, ये आईजीएसटी पे करेगा, आईजीएसटी की लाइबिलिटी बनेगी ना, मिस्टर सी जो है आईजीएसटी पे करेगा 1350 रुपये का।
अब ये आईजीएसटी किसके पास चला गया, आईजीएसटी किसके पास चला गया, सेकेंड ट्रांजेक्शन से आईजीएसटी चला गया 1350 रुपए का, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना मिल गया, 50, ये कितना हो गया 2250, ठीक है, ये कलेक्शन हो गया। और ये कलेक्शन ठीक है, 2250 रुपए इसको सीजीएसटी इसको मिल गया। और इसको कितना मिलना चाहिए था, इसको कितना मिलना चाहिए था, यहां तक की ट्रांजेक्शन में अगर हम सोचें तो राजस्थान डेस्टिनेशन है, राजस्थान इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड, अभी हमने देखा जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो सारा रेवेन्यू सारा टैक्स 3150 जो है वो किसको मिलना चाहिए था, 3150 मिलना चाहिए था राजस्थान को, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस तरीके से काम करता है अब हम देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या बताया है। वंस गुड्स ऑफ इंट्रा स्टेट CGST and SGST will apply. GST is a consumption based tax. ये हमने पढ़ लिया कि कंजम्पशन बेस होती है। स्टेट इसके हिसाब से कंजम्पशन स्टेट है राजस्थान, विल रिसीव GST। ये अभी हम बात करी थी जो लास्ट की, राजस्थान को टैक्स मिलना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, बट दैट लॉजिक महाराष्ट्र वेयर द गुड्स वर सोल्ड नॉट गेट एनी टैक्स, महाराष्ट्र को कोई टैक्स मिलेगा, डेस्टिनेशन कहाँ हुई है राजस्थान में, तो टैक्स कहाँ पे मिलेगा, टैक्स किसको मिलेगा, राजस्थान गवर्नमेंट को इसमें टैक्स मिलना चाहिए, ठीक है, यही बात कह रहा है यहाँ पे। तो लॉजिकली क्या बनता है कि महाराष्ट्र शुड नॉट गेट एनी टैक्स, महाराष्ट्र को कोई टैक्स नहीं मिलेगा। राजस्थान एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव, अब ये आगे 30,000 के ऊपर, अब ये आगे इसने 30,000 का सेल किया तो 9% CGST और 9% नो एट GST लगाया, तो इसको भी हम अपने चार्ट में अगर हम ड्रॉ करें तो इसने आगे 17,500 का इसको यहाँ पे इसको बेच दिया 30,000 का। तो ये जब CD को बेचेगा तो ये क्या लगाएगा, राजस्थान GST, स्टेट है ना, तो राजस्थान GST और CGST, ये 9% लगाएगा, तो यहाँ 27 तो 35,400 का ये इसको बिल भेज देगा। क्या इसको क्रेडिट मिलेगा, ये कंज्यूमर है, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, इसके बाद GST नहीं है, ये क्रेडिट नहीं ले सकेगा। इसलिए हम कहते थे कि यहाँ पे जो लास्ट के ऊपर जो है बर्डन पड़ता है, क्योंकि पिछली वाली पूरी चेन जो है वो क्रेडिट ले लेती थी, पिछला वाला ये बेचारा क्रेडिट नहीं ले सकता। अगर हम मोबाइल लेने जाते हैं दुकान पे तो हम मोबाइल लेके आते हैं 10,000 प्लस 18% GST, तो हमारे को 11,800 या ही हम बताते हैं हमें कितने का मोबाइल पड़ा, 11,800 का, तो हम 10 का नहीं कहते, क्यों, क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं होते, हमें उसका बेनिफिट GST का नहीं मिलता, हमारे लिए वो GST कॉस्ट है। तो ये ट्रांजैक्शन बेसिकली हुई है, यहाँ पे हमें ये फाइनल हुआ कि जब C से D को भी टैक्स का फ्लो हुआ तो राजस्थान गवर्नमेंट को ही इसका जो है रेवेन्यू जाना चाहिए, ठीक है। अब राजस्थान गवर्नमेंट को इसका रेवेन्यू जाना चाहिए, दोबारा आते हैं क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र एक्सपोर्टिंग स्टेट क्या हो जाएगा, विल हैव ट्रांसफर क्रेडिट ऑफ SGST 900 रुपए यूज्ड इन द पेमेंट ऑफ IGST। हमने देखा कि हमने जब 31,500 की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करी तो वहां पे हमने 900 रुपए का क्रेडिट ले लिया और वहां पे हमने 1350 रुपए IGST पे कर दिया। एंड IGST क्रेडिट फर्स्ट अप्लाई टू सेट ऑफ इन ऑर्डर, सेट ऑफ कैसे होगा, सबसे पहले IGST की लाइबिलिटी किससे, CGST की जो हमारे पास इनपुट पड़ा हुआ है उससे सेटअप होएगी, और बैलेंस जो है हमारे पास किससे सेटअप होएगी, SGST की जो हमारे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है उससे। सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर स्टेट राजस्थान 450 रुपए, ये किस तरीके से होगा, इसको अगर हम इस फॉर्म में देखें, जब हमने A से B को सप्लाई किया था, जब हमने ट्रांजेक्शन देखी थी A से B 10,000 रुपए का हमने सप्लाई किया था, तो हमने क्या लगाया था, तीन पार्ट बनाए थे हमने, यहीं से देख लेते हैं, 3 पार्ट बनाए थे हमने, महाराष्ट्र, राजस्थान और लास्ट में बनाई थी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, लास्ट में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने CGST SGST लगाया था, तो वहां पे 900 रुपए मिल गए थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और 900 रुपए मिल गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन जो हुई थी वो हुई थी B2C, पहली A to B, फिर B2B, B2C जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो हुई थी इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। तो वहां पे क्या लगेगा, 17,500 के ऊपर IGST,
जब आईजीएसटी लगेगा तो यहाँ पे सेंट्रल का रोल आ गया, तो 17,500 के ऊपर जो है 17,500 क्या होगा 17,500 के ऊपर जो है 18% जो है 31,50 और जब इसकी लाइफ बढ़ेंगे तो हम क्रेडिट ले लेंगे। जब क्रेडिट ले लेंगे तो यहाँ पे जो है 900 रुपए लेस हो जाएंगे। 900 रुपए लेस होने के बाद नेट आईजीएसटी पे कर देंगे कितना 1350 रुपए। गवर्नमेंट को कितना, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ 900 रुपए आ गया था, हमने वहां पे भी लिखा था 900 रुपए यहाँ आ गया था और 1350 रुपए यहाँ आ गया। फिर हमने सी टू डी, जो हमने थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करी, जहां पे डी हमारा कस्टमर है, वहां पे हमने उस 17,500 की चीज को 30,000 रुपए का बेच दिया और 30,000 पे वो क्या लगाएगा, दोनों पार्टी राजस्थान में है तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा। तो 2700 रुपए सीजीएसटी, 2700 रुपए एसजीएसटी। तो राजस्थान गवर्नमेंट को 2700 रुपए सीजीएसटी जो है इसकी यहाँ पे बिल में जब वो अपनी कंपटीशन बनाएगी तो इस तरीके से उसका लेवी हो जाएगा। वो अपने बिल पे 2700 रुपए अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी दिखाएगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब इसको क्रेडिट कैसे मिलेगा, जब ये अपनी लाइबिलिटी पे करेगी तो लाइबिलिटी पे करने के लिए इसके पास टोटल क्रेडिट कितने का पड़ा हुआ है, सी के पास, सी के पास टोटल क्रेडिट कितने का पड़ा हुआ है। सी ने डी को सेल किया था तो पूरा क्रेडिट उसके पास 3150 रुपए का क्रेडिट पड़ा हुआ है। कोरिलेट कर पा रहे हो, 3150 रुपए का क्रेडिट कैसे पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे इस सी यहाँ पे 3150 रुपए पे करे ना, इसने अपनी लाइबिलिटी पे करी, इसको तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसकी लाइबिलिटी है ना। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, एक इसी में टेबल में इसमें चलते हैं। तो ये जब अपनी ये लाइबिलिटी पे करेगा 5400 रुपए की, जो इसने 30,000 रुपए के ऊपर जो जीएसटी लगाया है, सीजीएसटी एसजीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये पहले आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है 3150 का, उसमें से 2700 रुपए पहले क्या होता है, सीजीएसटी में से सीजीएसटी की और एसजीएसटी की लाइबिलिटी है, दो लाइबिलिटी है और आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो पहले सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा आईजीएसटी का, तो आईजीएसटी हमारे पास 3150 रुपए पड़ा है और 2700 रुपए लाइबिलिटी है, तो पूरा सीजीएसटी कंज्यूम हो सकता है। तो 2700 कंज्यूम पूरा का पूरा हो गया, तो यहाँ पे सीजीएसटी की लाइबिलिटी कुछ नहीं बची। अब 3150 में से 2700 जो है कंज्यूम कर लिया है एज क्या डिस्चार्ज करने में, सीजीएसटी डिस्चार्ज करने में, बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस सिर्फ 450 रुपए बच गया। और 450 रुपए जो है अब हमारी एसजीएसटी की लाइबिलिटी भी बढ़ी है 2700 रुपए की। तो जब हम एसजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करेंगे तो हमारे को 450 का ही बेनिफिट ले पाएंगे और नेट जो है हमें पे करना पड़ेगा, क्या पे करना पड़ेगा, राजस्थान जीएसटी एसजीएसटी हमें पे करना पड़ेगा 2750 रुपए, 2750 रुपए एसजीएसटी हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। यही चालान बनता है ना, हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसी तरीके से फॉर्म होगा ना। आईजीएसटी हमारी सीजीएसटी एसजीएसटी की लाइबिलिटी बन रही है और आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो हम पहले उसको सीजीएसटी से पूरा सेटअप कर लेंगे। बैलेंस जो हमारे पास आ रहा है वो 450 रुपए ही बच रहा है, तो हमें राजस्थान गवर्नमेंट को देने हैं 2250 रुपए। लेकिन हमारी जो ट्रांजैक्शन थी जिसमें 2700 रुपए हमें क्रेडिट, जो हमने देखा कि राजस्थान जो है कंजम्पशन बेस्ड है, तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना चाहिए कंजम्पशन बेस पे, तो राजस्थान गवर्नमेंट को टैक्स जाना चाहिए। और लास्ट ट्रांजैक्शन सी प्लस एस है, तो राजस्थान गवर्नमेंट को 2700 मिलना चाहिए। और लास्ट ट्रांजैक्शन के हिसाब से सोचो तो 2700 मिलना चाहिए और यहाँ पे जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को 2700 मिलना चाहिए। लास्ट कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, 30,000 रुपए की, 30,000 प्लस जीएसटी, तो 30,000 प्लस जीएसटी के हिसाब से 2700 रुपए जो है राजस्थान को मिलने चाहिए, 2700 रुपए गवर्नमेंट को इसको मिलने चाहिए। लेकिन कितना मिला है, लेकिन मिला कितना है, मिला